नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। लेकिन पृथ्वी की आंतरिक संरचना हम लोग बात करेंगे भूकंपीय आधार पर। भूकंपीय आधार पर सबसे पहले भूकंप के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। हमारा मेन टॉपिक रहेगा आंतरिक संरचना, परंतु भूकंपीय आधार पर है तो इसलिए थोड़ा सा भूकंप के बारे में जानकारी लेते हैं। भूकंप जो है एक प्रकार की प्राकृतिक घटना है। प्राकृतिक घटना है। भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। मापन के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। कभी कभी जब डीप में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऑप्शन में सिस्मोग्राफ नहीं मिलता है, तो सिस्मोग्राफ के अंदर हम लोग उपयोग करते हैं रिएक्टर पैमाना। ठीक है, तो मापन हो गया सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ अगर ऑप्शन ना मिलेगा तो रिएक्टर सिस्मोग्राफ के अंदर होता है। और जो रिएक्टर पैमाना होता है, कभी कभी आपसे इसमें स्केल पूछ लेता है, तो स्केल बिल्कुल कितनी रीडिंग होती है, 1 से लेकर के 10 तक की रीडिंग होती है। जैसे हम लोग नॉर्मली सुनते हैं ना 4.5 की तीव्रता का भूकंप रीड किया गया है, 5 की तीव्रता का रीड किया गया, वैसे ही 1 से 10 तक की इसमें रीडिंग होती है। उसके बाद थोड़ा सा अगले स्टेप पे बात करते हैं। ये पृथ्वी मान लीजिए, तो पृथ्वी के अंदर, अच्छा एक बात और जानिए कि पृथ्वी के अंदर का पोर्शन जो है कुछ दूरी तक या लिक्विड सॉलिड पार्ट में है, ठोस अवस्था में है, और उसके बाद जहाँ कुछ पोर्शन क्या है या द्रवित अवस्था में है, और फिर अंदर जाने के बाद क्या है फिर ठोस अवस्था है। इसको भी हम अलग से देखेंगे भी। तो ये पोर्शन जो है पृथ्वी का ठोस अवस्था, यह जो लेयर है यहाँ पे जो बनाया हुआ है यह द्रव अवस्था हो गया, और यह जो लेयर है सबसे अंदर का या फिर क्या है ठोस। इस प्रकार से पृथ्वी की अवस्था मिलती है। तो जो भूकंप होता है वह पृथ्वी के ठोस वाले पोर्शन में ही मिलता है। ठीक है ना, भूकंप की जो घटना है वह ठोस अवस्था में ही होती है, द्रव वाले अवस्था में भूकंप की घटना नहीं होती है। भूकंप की घटना होती क्यों है? पृथ्वी अनेक प्लेटों से मिल करके बना हुआ है, और जब ये प्लेट एक दूसरे से टकराते हैं तो भूकंप की स्थिति बनती है। अब जब ये प्लेट एक दूसरे से टकराएंगे तो कुछ तरंगे निकलती हैं, और ये तरंगे इस स्थान से चारों तरफ बाहर जाती हैं। लेकिन जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है, जो पृथ्वी सतह के लंबवत होती है, पृथ्वी सतह के लंबवत होती है, और इस पॉइंट पे जब पहुंचता है तरंग, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं ईपी सेंटर। और जिस पॉइंट से भूकंप क्रिएट होता है, उत्पन्न होता है, उस पॉइंट को बोला जाता है फोकस। अब इन दोनों वर्ड को बहुत ध्यान से सुनेंगे। फोकस को हिंदी में बोलते हैं भूकंप केंद्र। इसको यहां लिख दे रहे हैं, फोकस भूकंप केंद्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपसे हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि वह बिंदु जहां पे भूकंप उत्पन्न होता है, तो उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? भूकंप केंद्र, फोकस बोलते हैं। जहां भूकंप उत्पन्न होता है, उसके बाद दूसरा आता है ईपी सेंटर। तो ईपी सेंटर को हिंदी में बोला जाता है अधिकेंद्र। इसको बोलते हैं हिंदी में अधिकेंद्र। तो अधिकेंद्र वह बिंदु है जो पृथ्वी सतह पे होता है, और इस बिंदु पर सबसे पहले भूकंप आभास किया जाता है, जहां सर्वप्रथम भूकंप का प्रभाव होता है। तो इन दो वर्ड को आप अच्छे से समझ जाएंगे। फोकस, ईपी सेंटर, फोकस जहाँ पे भूकंप उत्पन्न होता है, ईपी सेंटर जो है सतह पे होता है, और जो तरंगे होती हैं सबसे नज़दीक वाले दूरी पे पहुँचती हैं। उसके बाद जो भूकंप है यह सिर्फ स्थलीय वाले भाग में होता है, आप नोट कर लेंगे, स्थलीय वाले भाग में होता है, द्रव वाले भाग में नहीं होता है। अब जो ये तरंगे निकलती हैं, या 3 प्रकार की तरंगे होती हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, टी, एस और यल। तो इन तीनों तरंगों को देखते हैं।
तीन प्रकार की तरंगे हैं, पी तरंग, यस तरंग और यल तरंग। पी तरंग का नाम है प्राइमरी तरंग, प्राथमिक तरंग भी बोलते हैं, प्राइमरी तरंग। यस का नाम है सेकेंडरी तरंग, सेकेंडरी वेव, और यल का नाम है लव वेव तरंग। अब देखेंगे, प्राइमरी का मतलब प्राथमिक हो गया, इसको बोलेंगे आप प्राथमिक तरंग, इसको द्वितीयक, और यह लव वेव। यह वैज्ञानिक के नाम पे पड़ा हुआ है लव वेव। प्राथमिक इसलिए कि सबसे पहले यही पृथ्वी सतह पर पहुंचता है, इसकी चाल ज्यादा होती है। द्वितीयक की चाल प्राथमिक की तुलना में कम होती है और दूसरे नंबर पे यह पृथ्वी सतह पे पहुंचता है। और लव वेव की स्पीड सबसे कम होती है। तो इनकी स्पीड को देख लेते हैं। जो प्राथमिक तरंग की चाल है वह लगभग 8 से लेकर के 8.5 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास होती है, जबकि द्वितीयक तरंग की चाल लगभग 4 से लेकर के 4.5 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास की है। और लव वेव की जो चाल है वह लगभग 1 से लेकर के 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास होती है। अब प्राथमिक तरंग की चाल जो 8 से लेकर के 8.5 तक, और ये 1 से लेकर के 1.5 किलोमीटर पर सेकंड, देखेंगे इसकी जो तरंग की, इस तरंग की चाल जो है सबसे कम है और इस तरंग की चाल जो है सबसे अधिक है। तो ये सबसे पहले सतह पे पहुंचता है और ये सबसे बाद में, ये दूसरे नंबर पे पहुंचता है। उसके बाद जो यह तरंग है पी तरंग, यहाँ से लंबवत ऊपर की तरफ चलता है, ये लंबवत गति करता है। और इसकी भी जो गति होती है यस तरंग की, यह भी लंबवत होती है, लेकिन इसकी जो गति होती है यह क्षैतिज होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। क्षैतिज का मतलब कि ये जो पृथ्वी का सतह है यहाँ से शुरू होगा तो इस तरीके से यह क्षैतिज गति करेगा, और लंबवत गति का मतलब एपिसेंटर है, फोकस है, फोकस से धीरे धीरे यह ऊपर की तरफ बढ़ेगा, यानी सतह के लंबवत है और यह सतह के क्षैतिज है। अब बात यहाँ पे ये है कि जो यल वेव है यह क्षैतिज चलने के कारण ज़्यादा क्षेत्रफल को कवर करता है, यानी कि लव वेव से भूकंप आने पे सर्वाधिक क्षेत्रफल में नुकसान होता है, क्योंकि क्षैतिज चलेगा तो क्षैतिज एरिया ज़्यादा कवर करेगा और ये लंबवत चलेगा तो थोड़े से एरिया में क्या हो जाएगा, यह समाप्त हो जाएगा। दूसरा मैटर एक और भी है कि लव वेव का जो चाल है वह 1 से 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड है। सबसे स्पीड नहीं पूछा जाता है, बस कम ज़्यादा यही पूछा जाता है। इसकी जो स्पीड है 1 से 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी सिंगल पॉइंट पे लव वेव का इफेक्ट बहुत धीरे धीरे होगा और इन दोनों वेव की तुलना में ज़्यादा समय तक होगा। चाल कम है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, यानी कि ये कहीं पॉइंट पे या देर तक वाइब्रेट कराता रहेगा। और देर तक वाइब्रेट कराने का मतलब कि वहाँ पे जो मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग या जो भी और अन्य चीज़ें हैं वो कोलैप्स कर जाती हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूकंप आने में सर्वाधिक नुकसान किस तरंग से होता है, आंसर आपका होगा यल वेव। यल वेव भूकंप आने पर सर्वाधिक नुकसान पहुँचाता है। दूसरा बात करते हैं, जो पी तरंग होता है, इसी तरंग के द्वारा ज्ञात किया गया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस तरंग के द्वारा ज्ञात किया गया कि पृथ्वी का आंतरिक संरचना ठोस, द्रव और गैस इस तरह की है। तो इसका जो नेचर बताने वाला कौन सा तरंग है, पी तरंग। दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, यल वेव को तो सबसे ज़्यादा आप इंपॉर्टेंट मान के चलेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यह जो तरंग है प्राथमिक तरंग, यह अनुदैर्ध्य होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, अनुदैर्ध्य, और इसकी प्रकृति जो होती है अनुप्रस्थ की होती है। और ये तो क्षैतिज चलता है तो कोई बात ही नहीं है, इसके बारे में कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है। प्राथमिक तरंग जो होता है अनुदैर्ध्य होता है। और आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कि जो तरंगें अनुदैर्ध्य होती हैं वो ठोस, द्रव और गैस तीनों में गति कर सकती हैं। ठोस, द्रव और गैस तीनों में गति कर सकती हैं। लेकिन इस तरंग की चाल होती है ठोस में सबसे अधिक होती है, द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम। वैसे अनुदैर्ध्य तरंग की यह प्रकृति भी होती है कि ठोस में सर्वाधिक चाल होता है, द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम। लेकिन जो यस तरंग होता है यह सिर्फ ठोस में गति कर सकता है। यह सिर्फ किस में गति कर सकता है, ठोस में। द्रव में और गैस में इसकी गति नहीं होती है। और इसकी जो प्रकृति होती है अनुप्रस्थ होती है। और अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कि वे तरंगें जो सिर्फ ठोस में चल सकती हैं अथवा द्रव के सतह पे चल सकती हैं, द्रव के भीतर नहीं चल सकती हैं।
तो ये क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग कहलाता है। और इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, भू प्रॉपर्टी में ही चलता है, पृथ्वी के ऊपरी सतह पे यह चलता है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे जो पी तरंग है वही पृथ्वी की आंतरिक बनावट के बारे में बताता है। और कैसे बताता है, क्योंकि जब पी तरंग को अंदर भेजा जाता है तो इसका चाल अलग अलग जगह पे अलग अलग होने लगता है, वैरी करता है। तो इस बात से पता चलता है कि अगर माध्यम अंदर का एक समान होता तो इसकी स्पीड वैरी नहीं करती, कांस्टेंट होती है। और स्पीड वैरी करने का मतलब है कि अंदर का जो भी मटेरियल है वो सेम नेचर का नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट नेचर का है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पृथ्वी के एक अनुप्रस्थ काट के बारे में बात करते हैं। ये एक डायग्राम बनाते हैं। ये पृथ्वी का सरफेस है, बाहरी भाग, और यह पृथ्वी का अनुप्रस्थ काट, ये केंद्र है पृथ्वी का। इसको क्या मान लीजिए, वो मान लीजिए, पृथ्वी केंद्र बोल दीजिए, पृथ्वी केंद्र काट करके ले लिया गया। अब अध्ययन के अनुसार पता चला कि ये 3 पार्ट में बना हुआ है। फर्स्ट वाले पार्ट को बोलते हैं क्रस्ट, दूसरे वाले पार्ट को बोलते हैं मेंटल, और तीसरे वाले को कोर। क्रस्ट को हिंदी में बोलते हैं भू प्रॉपर्टी, भू प्रॉपर्टी। इसको बोलते हैं प्रवार, प्रवार। और इसको बोलते हैं कोर वाले को क्रोड। इसको क्या बोलेंगे, क्रोड बोलेंगे। ठीक है, 3 पार्ट में बटा हुआ है। क्रस्ट का जो पोर्शन है यह ठोस अवस्था में है। यह कैसा है, ठोस अवस्था में। प्रवार जो है पूरा पूरा भी क्या है, ठोस है। लेकिन जो क्रोड है, ये क्रोड 2 पार्ट में बटा हुआ है। क्रोड कितने पार्ट में बटा हुआ है, क्रोड का ऊपरी हिस्सा द्रव भाग में है, और क्रोड का ही जो निचला हिस्सा है यह क्या है, ठोस अवस्था में। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, पूछता है कि पृथ्वी का केंद्र का प्रकृति क्या है, ठोस, द्रव, गैस क्या है। तो आंसर क्या देंगे आप, ठोस। और क्रोड का ही जो ऊपरी पोर्शन है वो कैसा है, द्रव। और द्रव वाले में आपको पता है कि यस तरंगें नहीं गति कर सकती हैं। तो यस तरंग ऊपर से आता तो है, लेकिन कहाँ तक, प्रवार के लास्ट पोर्शन तक ही आ पाता है। इसमें क्रूड में पास नहीं कर पाता। ये क्रूड है, क्रूड नहीं है, क्रूड है, इसमें पास नहीं कर पाता है। ठीक है, लेकिन पी तरंग शुरू से लेकर लास्ट तक चल जाती है। एक चीज़ और आप याद रख लेंगे कि ऊपर से नीचे आने पर तरंगों की चाल बढ़ती जाती है। ऊपर से नीचे आने पर तरंगों की चाल क्या होती है, बढ़ती जाती है। अब इन सभी पोर्शन के बारे में थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। इनका परसेंटेज क्या है पूरे पृथ्वी में, पृथ्वी में प्रतिशत देख लेते हैं, वहीं देख लेंगे। क्रस्ट जो है पूरे पृथ्वी का लगभग 5% भाग कवर करता है, जबकि दूसरा पोर्शन प्रवार जो है लगभग 83% ऑफ अर्थ कवर करता है। और क्रूड जो होता है 83.5 को अगर घटा दे 100 से तो कितना बच जाएगा, 16.5% ऑफ अर्थ ये कवर करता है। ठीक है, अब बात करते हैं घनत्व के बारे में। इनका क्या डेंसिटी है, घनत्व। ये क्वेश्चन सारे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस वजह से सब कुछ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। घनत्व जो है क्रस्ट का 2.8 से लगभग 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिल रही हैं। यहाँ पे ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब मात्रा किसका होता है, घनत्व का। फिजिक्स का एक आपको मात्रा भी पता चल रहा है। ग्राम को आप किलोग्राम में बोल सकते हैं और सेंटीमीटर को मीटर बोल सकते हैं, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी हो सकता है। प्रवार का जो डेंसिटी है वो 3.5 से लगभग 5 कितना होता है, 5 तक, अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। जबकि क्रोड का जो घनत्व है सबके घनत्व में सर्वाधिक होता है, 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है क्रोड का घनत्व कितना होता है, 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। आप इसका सहायता स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस पोर्शन में क्या क्या मिलता है, कौन कौन से तत्व मिलते हैं। तो उनके बारे में जब बात करेंगे तो हम एक साइड से कुछ मिटाएंगे, इधर से हम मिटा दे रहे हैं। ये ठोस, द्रव, गैस तो आप नोट कर लिए होंगे, नोट कर लीजिएगा। वीडियो को रोक करके आप नोट्स बना सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप बना सकते हैं नोट्स। अब हम बात करते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। तो इसको हम सिंपली सियाल बोल देते हैं, और दूसरे को यानी कि प्रवार वाले पोर्शन को सीमा बोल देते हैं।
सीमा और क्रूड वाले पोर्शन को सियाल सीमा नीफे बोलते हैं, नीफे। अब ऐसा बोलने का मकसद क्या है, इसमें दो चीज़ें मिलती हैं। आल का मतलब हो गया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, SI का मतलब सिलिकॉन, इसका मतलब हो गया सिलिकॉन, ठीक है। MA का मतलब हो गया मैग्नीशियम, इसका मतलब क्या हो गया मैग्नीशियम। और SI का मतलब हो गया सिलिकॉन, इसका मतलब क्या हो गया सिलिकॉन। Fe का मतलब हो गया फ्लोराइड, फ्लोराइड को आयरन बोलते हैं, आयरन का मतलब लोहा हो गया आयरन, है ना, लोहा। और यहाँ पे Ni का मतलब निकिल हो गया, निकिल। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से पोर्शन में क्रस्ट में क्या क्या मिलता है, सिलिकॉन एल्यूमिनियम, प्रवार में क्या मिलता है सिलिकॉन मैग्नीशियम, और क्रूड में क्या मिलता है नीफे। अच्छा एक बात और ध्यान रखेंगे, ये आपको कीवर्ड बताया गया था कि आप आसानी से याद कर लें। जबकि क्रस्ट में ऑक्सीजन भी मिलता है, और कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में क्या मिलता है, तो क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है। तो इस फिगर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम देखते हैं किसमें क्या सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। सर्वाधिक मात्रा, है ना, तो सर्वाधिक, सर्वाधिक कहाँ पे, क्रस्ट में। क्रस्ट को भू प्रॉपर्टी बोल देंगे, भू प्रॉपर्टी। भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, और इसमें जो ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है लगभग 46.6% के आसपास होता है। और इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है, यूरिया जो होता है उसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है 46%, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद क्रस्ट में मिलता है सिलिकॉन, सिलिकॉन का परसेंटेज लगभग होता है आपका 27%। और तीसरे नंबर पे आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का जो परसेंटेज होता है लगभग कितना होता है 8%, ठीक है ना। तो क्रस्ट वाले पोर्शन में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पे सिलिकॉन, तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम। कभी कभी पूछता है कि भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में क्या मिलता है, ऑक्सीजन ऑप्शन नहीं देता है, तो उस केस में आपको आंसर क्या लगाना होगा, सिलिकॉन लगाना होगा। लेकिन संपूर्ण पृथ्वी में जब बात करेंगे, ये तो सर्वाधिक था किसमें, सिर्फ भू प्रॉपर्टी में। जब पूरे पृथ्वी में बात करेंगे सर्वाधिक मात्रा में क्या मिलता है, तो पूरे पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में आपको मिलता है आयरन, फ्लोराइड, क्या मिलता है आयरन। और बहुत गलत करके आंसर आते हैं इसका, क्योंकि रटे होते हैं ऑक्सीजन और आंसर क्या देना होता है आयरन। पूरे पृथ्वी में अगर बात करें तो आयरन होगा, और सिर्फ ऊपरी वाली पोर्शन में बात करें तो आंसर क्या होगा ऑक्सीजन होगा। आयरन का परसेंटेज लगभग 35% ऑफ अर्थ होता है। अर्थ का मतलब कि 95% तो पूरे एलिमेंट ही मिले होते हैं, ये कितना होता है 35% के आसपास तक कवर किया होता है पूरे पृथ्वी में। एक चीज़ और हम बात कर लेते हैं, ये तो पृथ्वी के अंदर हो गया। वायुमंडल में देखते हैं सर्वाधिक मात्रा में क्या मिलता है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में लगभग सब लोगों को पता है नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होता है 78% ऑफ एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन हो गया। दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होता है वह आपका 20.8% के आसपास, इसको आप कितना मान के चलते हैं 21% मान के चलते हैं, 21% बोलते हैं नॉर्मली। आपका 20.8 आएगा तो आप उसको समझ सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा वायुमंडल में हम डिटेल चलते हैं। वायुमंडल से क्वेश्चन बनता है ज़्यादातर से, वायुमंडल को ऊपर फिर से लिख दे रहे हैं। सर्वाधिक वायुमंडल, वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है आपका मैक्सिमम मिलता है कितना 78% ऑफ एटमॉस्फेयर। दूसरे नंबर पे आपका मिलता है ऑक्सीजन जो 20 दशमलव कितना होता है 8%, 21% भी ऑप्शन देता है ना, ऑक्सीजन हो गया। तीसरे नंबर पे मिलता है आपका आर्गन, और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आर्गन। वायुमंडल हम लोग वायुमंडल के लेसर अलग से पढ़ेंगे जब प्रदूषण, तो वहाँ पर हम कंप्लीट इसके बारे में बात करेंगे। आर्गन जो होता है आपका 0.93% ऑफ एटमॉस्फेयर होता है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आर्गन का प्रतिशत कितना होता है। तीसरे नंबर पे गैस है, और यह अक्रिय गैस है ना। और इसके बाद जो अगला गैस है वो आपका मिल जाता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये 0.03% ऑफ एटमॉस्फेयर, बहुत ही कम मात्रा में एटमॉस्फेयर में है।
और तब इतना परेशान करता है। अब इसकी मात्रा और ज़्यादा होती तब कितना परेशान करता है। तो आप थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, अभी तो ये वायुमंडल हो गया, पूरे ब्रह्मांड में देखें सर्वाधिक मात्रा में क्या मिलता है। ब्रह्मांड के बारे में देखते हैं, लास्ट पोजीशन पे चल रहे हैं हम लोग। ब्रह्मांड का मतलब सब कुछ मिला के, जिसमें हम लोग हैं पूरे यूनिवर्स में। इसमें सर्वाधिक मात्रा में मिलता है आपको हाइड्रोजन। सर्वाधिक मात्रा में क्या मिलता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लगभग 75% ऑफ यूनिवर्स है ना। जितने मैटर मिलते हैं 75% लगभग क्या है? हाइड्रोजन है। दूसरे नंबर पे इसमें आ जाता है हीलियम, जिसका परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है, और निकाल सकते हैं। जो 25% बच रहा है, उस 25 का लगभग 25% क्या है? हीलियम है। और पूरे एटमॉस्फेयर का लगभग 80-85% के आसपास तक एरिया ये कवर किए हुए हैं। तीसरे नंबर पे नंबर आता है किसका? ऑक्सीजन का। तो पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पे हीलियम और तीसरे नंबर पे ऑक्सीजन हो गया। तो आज का क्लास हम लोग का सिर्फ यही था, आंतरिक संरचना के बारे में जो हम लोग डिस्कस किए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो और पसंद हो तो हमारे वीडियो को वॉच करिए और दूसरे को शेयर करिए। और अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।